दोस्तों, गांव की पगडंडी के आखिर में एक झोपड़ी थी। ऐसी झोपड़ी जिसे देखकर लगता था जैसे हवा का एक तेज झोंका भी इसे गिरा देगा। दीवारों से मिट्टी झर चुकी थी। छत में इतने छेद थे कि बरसात में घर छलनी बन जाती थी। उसी झोपड़ी में रहती थी मीरा देवी। उम्र करीब 60 के आसपास, लेकिन चेहरे पर उम्र से कहीं ज्यादा थकान और इंतजार की लकीरें थीं। गांव में कभी हर कोई उन्हें जानता था। आज शायद ही कोई उनका नाम लेकर पुकारता हो। वजह साफ थी, जिसके सहारे उन्होंने पूरी जिंदगी काटी। वही बेटा 15 साल पहले एक रात अचानक घर छोड़कर चला गया था। न कोई खबर, न कोई खत, न लौटने की कोई आहट। उसके बाद मीरा देवी का जीवन जैसे दूसरों की दया पर टिक गया। कोई पड़ोसी 2 वक्त की रोटी दे जाता, कोई पुराने कपड़े, कभी गांव की औरतें थोड़ा बहुत अनाज दे देती, और उसी से दिन कट जाता। हर सुबह मीरा देवी झोपड़ी के बाहर बैठती, हाथ में एक पुरानी माला, होठों पर धीमी सी दुआ और निगाहें उस कच्चे रास्ते पर टिकी रहती। क्या पता आज ही उसका बेटा लौट आए। क्या मां का दिल कभी उम्मीद करना छोड़ पाता है? शायद नहीं, पर उसे क्या मालूम था कि उसका बेटा लौटेगा जरूर। लेकिन उस दिन वह सिर्फ बेटा नहीं होगा, वह एक आईपीएस अफसर होगा। 15 साल पहले की बात है। तब मीरा देवी एक किसान की पत्नी थी। पति विनोद गांव गांव घूमकर खेतों में ईंट भट्टों पर काम करता था। कमाई बहुत नहीं थी, मगर घर में हंसी थी, सुकून था। फिर अचानक बीमारी ने दस्तक दी। इलाज के लिए पैसे नहीं थे, अस्पताल बहुत दूर था, और कुछ ही दिनों में विनोद इस दुनिया को अलविदा कह गया। उसी दिन मीरा देवी विधवा हो गई। उसी दिन उन्होंने मन ही मन एक कसम खाई, चाहे कुछ भी हो जाए, वह अपने बेटे आकाश को गलत रास्ते पर नहीं जाने देंगी। तब आकाश सिर्फ 5 साल का था, मासूम, नासमझ। पिता की चिता की आग जैसे उसके भविष्य तक जल रही थी। मीरा देवी ने हार नहीं मानी। कभी दूसरों के घरों में काम किया, कभी खेतों में मजदूरी की, कभी ईंट भट्टे पर गईं। बर्तन मांझे, झाड़ू लगाई, लेकिन बेटे को भूखा नहीं सोने दिया। कई बार अपनी रोटी आधी करके उसे खिलाया। मां का पेट खाली रहा, लेकिन बेटे की थाली भरी रही। समय बीतता गया। आकाश बड़ा होने लगा, लेकिन गरीबी के साथ साथ उसके भीतर गुस्से का एक बीज भी पनपने लगा। अपनी हालत पर गुस्सा, अपने गांव पर गुस्सा, और मां की सख्ती पर गुस्सा। मीरा देवी सख्त थीं क्योंकि उन्हें डर था। डर था कि कहीं गांव के बिगड़े लड़कों के साथ आकाश भी भटक न जाए। वह डांटती थीं, समझाती थीं, और कभी कभी मार भी देती थीं, लेकिन हर थप्पड़ के बाद उनका दिल खुद रोता था। उन्हें पता था आज की सख्ती ही कल की ढाल बनेगी। पर उस उम्र में आकाश यह सब कहां समझ पाया। एक रात जब वह 15 साल का हुआ, दोस्तों के साथ देर रात घर लौटा। शरीर से शराब की बदबू आ रही थी, आंखें लाल थीं। मीरा देवी ने देखा तो जैसे सांस अटक गई। गुस्से में उन्होंने हाथ उठा दिया और मुंह से निकल गया, तू अब मेरा बेटा कहलाने लायक नहीं रहा। दोस्तों, कभी कभी यह में एक वाक्य पूरी जिंदगी की दिशा बदल देता है। आकाश ने उस रात कुछ नहीं कहा, चुपचाप अंदर गया, मां के सो जाने का इंतजार किया। फिर एक छोटी सी पोटली में अपने कपड़े बांधे और अंधेरी रात में बिना पीछे देखे घर छोड़कर चला गया। सुबह जब मीरा देवी ने उसे नहीं देखा तो सोचा खेत में गया होगा। लेकिन जब शाम हो गई और आकाश नहीं लौटा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह गांव गांव भटकी, रिश्तेदारों के यहां गईं, थाने तक पहुंची, लेकिन आकाश कहीं नहीं मिला। धीरे धीरे साल गुजरते गए, उम्मीदें टूटती रहीं, और एक दिन उन्होंने खुद को समझा लिया कि शायद उनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। उधर आकाश शहर पहुंच चुका था, भूखा, अकेला और डरा हुआ। लेकिन किस्मत ने अभी आखिरी पन्ना नहीं लिखा था। पहले एक ढाबे पर काम मिला, फिर पढ़ाई शुरू हुई। दिन में काम, रात में पढ़ाई, और दिल के अंदर एक जिद, मैं कुछ बनकर दिखाऊंगा। यहीं से उस आकाश की कहानी शुरू होती है जो आने वाले सालों में आईपीएस अफसर बनेगा। लेकिन दोस्तों, असली कहानी तो तब शुरू होती है जब एक दिन फाइलों के ढेर के बीच बैठे आकाश के सामने एक रिपोर्ट आती है। रिपोर्ट में लिखा होता है, गांव के आखिरी छोर पर एक बूढ़ी औरत झोपड़ी में भूख और बीमारी से जूझ रही है। नाम दर्ज होता है मीरा देवी। नाम पढ़ते ही आकाश के हाथ कांप जाते हैं, कलम गिर जाती है, और 15 साल पहले की वह रात उसकी आंखों के सामने घूम जाती है। जिस मां को वह गुस्से में छोड़कर चला गया था, वही मां आज सरकारी कागजों में असहाय वृद्ध महिला बन चुकी थी। आईपीएस आकाश सिंह अपनी कुर्सी पर बैठे थे, लेकिन उस पल वह अफसर नहीं थे। वह फिर से वही 15 साल का लड़का बन चुके थे, जो एक अंधेरी रात में चुपचाप झोपड़ी छोड़कर चला गया था।
कमरे में मौजूद अधिकारी साफ देख पा रहे थे। साहब अचानक बेहद खामोश हो गए हैं। आंखें फाइल पर टिकी थीं, मगर उनका मन बहुत दूर चला गया था। आकाश ने धीमी सांस ली, फाइल बंद की और बिना नजर उठाए पूछा, इस महिला के बारे में और क्या जानकारी है? अधीनस्थ अधिकारी बोला, साहब, यह महिला गांव के आखिरी छोर पर एक जर्जर झोपड़ी में रहती है। कई बार पंचायत से मदद की सिफारिश हुई, लेकिन कागजी औपचारिकताओं में मामला अटक गया। उम्र ज्यादा है, चलने में असमर्थ है और कई बार भूखी भी सो जाती है। इतना सुनते ही आकाश के भीतर एक ही सवाल बार बार गूंजने लगा, क्या सच में मेरी मां आज भी उसी झोपड़ी में है जहां मैं पैदा हुआ था? उस दिन आकाश ने किसी से कुछ नहीं कहा। सारे ऑफिस के काम निपटाए, फाइलें साइन की, मीटिंग्स खत्म की। शाम को सरकारी बंगले लौटे, लेकिन पहली बार वह आलीशान घर उन्हें अजनबी लगा। ऐसी कि ठंडी हवा के बीच भी माथे से पसीना बह रहा था। खाना सामने रखा था, लेकिन कौर गले से उतर नहीं रहा था। आंखें बंद करते ही मां का चेहरा उभरा था। वही झुक्की कमर, वही सख्त आंखें जिनके पीछे ममता छुपी थी, वही हाथ जिसने कभी सजा दी थी, और वही हाथ जिसने कभी भूखा नहीं सोने दिया। रात करीब 2 बजे आकाश घबराकर उठ बैठे। सपने में देखा, मां झोपड़ी के बाहर बैठी उन्हें पुकार रही है, और वह लाख कोशिश के बावजूद उसके पास नहीं पहुंच पा रहे। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उन्होंने पानी पिया और उसी पल एक फैसला कर लिया, अब और नहीं, अब मैं जाऊंगा, लेकिन अफसर बनकर नहीं, बेटा बनकर। अगली सुबह दफ्तर पहुंचते ही उन्होंने अधिकारियों को बुलाया और साफ कहा, आज शाम मेरी कोई मीटिंग नहीं होगी, मुझे निजी कारणों से अपने गांव जाना है। शाम ढलते ही एक सरकारी गाड़ी गांव की ओर निकल पड़ी। न कोई सायरन, न लाल बत्ती। ड्राइवर को सख्त हिदायत थी, किसी को नहीं पता चलना चाहिए कि गाड़ी में कौन बैठा है। गांव के बाहर गाड़ी रुकवा दी गई। आकाश ने साधारण कपड़े पहन रखे थे, दाढ़ी बड़ी हुई, सिर पर टोपी। पैदल ही गलियों में चल पड़े। लोग देख रहे थे, लेकिन पहचान नहीं पा रहे थे। वही गलियां थीं जहां वह कभी नंगे पांव दौड़ा करता था, वही कुआं, वही पीपल का पेड़, और फिर वह झोपड़ी। उसे देखते ही आकाश के कदम थम गए। झोपड़ी पहले से भी ज्यादा जर्जर हो चुकी थी, दीवारें झुक चुकी थीं, दरवाजा आधा टूटा था। बाहर एक पुरानी खाट पड़ी थी। आकाश की आंखें भर आईं। वह कुछ पल वहीं खड़ा रहा। तभी भीतर से आवाज आई, कौन है? उस आवाज ने जैसे उसके पैरों से सारी ताकत छीन ली। आकाश आगे बढ़े, धीरे से झांक कर देखा। मां मीरा देवी एक कोने में बैठी, कांपते हाथों से चूल्हे पर कुछ उबालने की कोशिश कर रही थीं। शरीर और भी दुबला हो चुका था, बाल पूरी तरह सफेद, आंखों में वही पुरानी थकान। उस पल आकाश न आईपीएस थे, न अफसर। वह सिर्फ एक बेटा थे जो 15 साल बाद अपनी मां को जिंदा देख रहा था। मीरा देवी ने उनकी ओर देखा और पूछा, बेटा क्या चाहिए? आकाश की आवाज कांप गई, मां, पानी मिलेगा? मां शब्द सुनकर मीरा देवी एक पल को चौंकी, लेकिन उम्र और कमजोरी ने यादों को धुंधला कर दिया था। उन्होंने कांपते हाथों से एक लोटा बढ़ा दिया। आकाश ने पानी नहीं पिया, बस लोटा थामे बैठे रहे। वह वहीं जमीन पर बैठ गए और फूट फूट कर रोते हुए बोले, मां, मैं आ गया हूं। लेकिन मीरा देवी अब भी नहीं पहचान पाई कि सामने बैठा शख्स वही बेटा है जो 15 साल पहले उन्हें छोड़कर चला गया था। आकाश जमीन पर बैठकर रोते रहे और मीरा देवी हैरानी से उस अजनबी को देखती रहीं। समझ नहीं पा रही थी कि यह इंसान अचानक इतना क्यों टूट गया है। उसने कांपती हुई आवाज में पूछा, बेटा तू ठीक तो है ना? कहीं बीमार तो नहीं? फिर जैसे तैसे उठकर पास पड़ी पुरानी घिसी हुई धोती से उसके आंसू पोंछने लगी। वही हाथ जिनमें कभी गजब की ताकत हुआ करती थी, आज थरथरा रहे थे। आकाश ने उन कांपते हाथों को अपने माथे से लगा लिया। बस फिर क्या था, उसकी सिसकियां और तेज हो गईं। 15 साल का दर्द, 15 साल की चुप्पी, अपनी गलती और पछतावा, सब एक साथ टूटकर बाहर आने लगा। वह कहना चाहता था, मां, मैं तुम्हारा आकाश हूं, लेकिन शब्द गले में फंस गए। मन में डर था, कहीं सच बता दिया और मां ने उसे अपनाने से इनकार कर दिया तो? आखिर उसने मां को छोड़कर बहुत बड़ा गुनाह किया था। मीरा देवी ने उसे खाट पर बैठाया और खुद नीचे चटाई पर बैठ गई। फिर बड़े अपनेपन से पूछने लगी, कहां से आया है बेटा? यहां इस गांव में कैसे आना हुआ? आकाश ने खुद को संभालते हुए जवाब दिया, मां, शहर से आया हूं, काम करता हूं, किसी काम से इधर आया था। मीरा देवी ने गहरी सांस ली और धीमे से बोली, काम तो सब करते हैं बेटा, लेकिन किस्मत सबकी एक सी नहीं होती। मेरा बेटा भी काम करने के लिए ही घर से गया था। इतना कहते कहते उसकी आंखें भर आईं। उसने आसमान की ओर देखा,
मानो ऊपर बैठे भगवान से बात कर रही हो। भगवान जाने जिंदा भी है या नहीं। अगर जिंदा होता तो शायद एक बार तो लौट आता। यह सुनकर आकाश खुद को रोक नहीं पाया। उसने बस इतना पूछा, मां, अगर वो लौट आए तो क्या आप उसे माफ कर दोगी? मीरा देवी ने बिना एक पल सोचे कहा, मां का दिल कभी बेटे के लिए बंद नहीं होता। बेटा चाहे कितना ही बड़ा गुनाह क्यों ना कर ले, अगर मेरा बेटा लौट आए तो मैं उसकी सारी गलतियां भूल जाऊंगी। बस एक बार उसे देख लूं। यह सुनते ही आकाश की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उसे एहसास हो गया था कि जिस मां को वह छोड़कर गया था, वह आज भी उसी रास्ते पर उसकी राह देख रही थी। उसी वक्त झोपड़ी के बाहर हलचल होने लगी। किसी ने गांव के बाहर खड़ी शहर की गाड़ी देख ली थी। किसी ने एक अनजान आदमी को झोपड़ी में जाते देखा था। धीरे धीरे लोग इकट्ठा होने लगे। मीरा देवी ने बाहर झांका और बोली, शायद कोई काम से आया होगा। तू यहीं बैठ बेटा, मैं देखती हूं। लेकिन अब आकाश और इंतजार नहीं कर सका। उसने गहरी सांस ली, खुद को संभाला और कांपती आवाज में बोला, मां, मैं ही तुम्हारा आकाश हूं। 15 साल पहले जो रात में चला गया था, वही आकाश आज वापस आया है। यह सुनते ही मीरा देवी जैसे पत्थर की मूर्ति बन गई। आंखें फैल गईं। हाथ से लोटा छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। वह कुछ पल तक आकाश के चेहरे को गौर से देखती रहीं, जैसे यादों की परतें एक एक कर खुल रही हों। फिर अचानक वह चीख पड़ी और आकाश को सीने से लगा लिया। तू जिंदा है बेटा, तू सच में जिंदा है। फूट फूट कर रोते हुए बोली, मैंने तो तुझे मरा हुआ मान लिया था। 15 साल हर दिन तेरा इंतजार किया, हर रात भगवान से तुझे वापस भेजने की दुआ मांगी। कहते कहते उसने आकाश के कंधे पर सिर टिका दिया। आकाश भी मां को कसकर पकड़े हुए था। उसके मुंह से बार बार बस यही निकल रहा था, मां, माफ कर देना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बाहर खड़े गांव वाले यह दृश्य देखकर भावुक हो चुके थे। कुछ देर बाद जब मीरा देवी थोड़ी शांत हुई तो उन्होंने आकाश को ऊपर से नीचे तक देखा और बोली, बेटा तू तो बहुत बदल गया है। कपड़े, बोली, सब कुछ अलग है। अब तू करता क्या है? तब आकाश ने पहली बार सच बताया, मां, मैं आईपीएस हूं। लोगों की समस्या सुनता हूं और उन्हें न्याय दिलाने की कोशिश करता हूं। यह सुनते ही गांव में खुसर पुसर शुरू हो गई। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि इस टूटी झोपड़ी का बेटा इतना बड़ा अफसर बन गया है। मीरा देवी ने कांपते हाथों से उसके सिर पर हाथ रखा और बोली, बेटा तू जो भी बन गया हो, मेरे लिए तो तू वही आकाश है जो कभी मेरी गोद में सो जाया करता था। अब यह सच्चाई गांव में आग की तरह फैलने वाली थी और इसके बाद जो होने वाला था वह सिर्फ एक मां बेटे की कहानी नहीं रहने वाला था। वह पूरे गांव की किस्मत बदलने वाला था। जैसे ही यह खबर फैली कि मीरा देवी का बेटा आईपीएस है, पूरे गांव में हलचल मच गई। जो लोग थोड़ी देर पहले तक चुपचाप झोपड़ी के पास खड़े थे, अब आपस में बातें करने लगे। सब हैरान थे। जिस बूढ़ी औरत को वे सालों से 2 वक्त की रोटी देकर जिंदा रखते आए थे, उसी का बेटा आज इतना बड़ा अफसर है। मीरा देवी खुद भी इस सच को पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पा रही थीं। वह बार बार आकाश के चेहरे को छूती, उसके सिर पर हाथ फेरती और कहती, बेटा तू सच में मेरा आकाश ही है ना? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही? आकाश बार बार मां के हाथ थामकर यही कह रहा था, नहीं मां, यह कोई सपना नहीं है, मैं सच में तुम्हारे सामने हूं। वही आकाश जो गलती करके चला गया था और आज माफी मांगने लौटा है। उसी दौरान गांव के प्रधान और कुछ बुजुर्ग भी झोपड़ी के पास आ पहुंचे। प्रधान ने आकाश को ध्यान से देखा, फिर थोड़ा संकोच के साथ पूछा, क्या आप ही आईपीएस साहब हैं? आकाश ने कहा, हां, लेकिन इस वक्त मैं आईपीएस नहीं हूं। अभी मैं सिर्फ एक बेटा हूं। यह सुनते ही प्रधान ही ने आसपास खड़े गांव वालों की आंखें भी भर आईं। मीरा देवी ने प्रधान की ओर देखकर गर्व से कहा, देखो मेरा बेटा कितना बड़ा हो गया है। भगवान ने मेरी सुन ली। लेकिन उस गर्व के पीछे उसकी आवाज में एक हल्का सा डर छुपा हुआ था। वही डर जो बरसों से उसके सीने में बैठा था। डर इस बात का कि कहीं बेटा फिर से उससे दूर न चला जाए। आकाश उस डर को पहचान गया। उसने मां का हाथ कसकर थाम लिया और बोला, मां, अब तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, चाहे जो हो जाए। अब तुम मेरे साथ चलोगी, अब यहां नहीं रहना पड़ेगा। मीरा देवी बोली, बेटा यह झोपड़ी सिर्फ दर्द नहीं है, यही मेरी पूरी जिंदगी है। यहीं तेरे पिता ने आखिरी सांस ली थी, यहीं तू पैदा हुआ था। मैं इसे छोड़कर कैसे चली जाऊं? आकाश कुछ पल चुप रहा। उसकी नजरें झोपड़ी की टूटी दीवारों पर गईं। उसी पल उसने फैसला कर लिया। वह गांव वालों से बोला, यह झोपड़ी नहीं टूटेगी, यह बदलेगी, बट यहीं रहेगी। इसी जगह मेरी मां का घर बनेगा। ऐसा घर जिसमें उसे कभी भूखा न रहना पड़े, कभी बारिश
या ठंड से डरना न पड़े। कुछ पल के लिए पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक आईपीएस ऐसा फैसला ले सकता है। आकाश ने तुरंत फोन निकाला और बीडीओ इंजीनियर को कॉल किया। कल सुबह इस गांव के आवास योजना और वृद्ध पेंशन से जुड़े सभी लंबित मामले मेरे सामने होंगे। किसी भी फाइल में लापरवाही मिली तो जिम्मेदार अफसर बख्शा नहीं जाएगा। गांव वालों ने पहली बार किसी अफसर को एक साथ इतना भावुक और इतना सख्त देखा था। रात हो चुकी थी। आकाश उसी झोपड़ी में मां के साथ रुक गया। उसने खुद चूल्हा जलाया, गांव वालों से दूध और दवाइयां मंगवाईं और मां को अपने हाथों से खाना खिलाया। मीरा देवी की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। वह बार बार भगवान का नाम लेती और कहती, हे प्रभु, अगर आज के बाद मुझे उठा भी लो तो कोई शिकायत नहीं। मेरा बेटा मेरी आंखों के सामने है। आकाश मां के पास बैठा रहा, उसका सिर अपने कंधे पर टिकाए रखा। उस पल उसे एहसास हुआ कि सारी दौलत, सारी ताकत, सारी कुर्सियां मां की एक बूंद आंसू के आगे कुछ भी नहीं है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। अगले दिन जो होने वाला था वह सिर्फ मीरा देवी की नहीं, पूरे गांव की तस्वीर बदलने वाला था। सुबह होते ही गांव में खबर फैल गई, आज आईपीएस साहब खुद गांव में रहकर सारे काम देखेंगे। लोग अपने दुख, शिकायतें और उम्मीदें लेकर जुटने लगे। कोई वृद्धावस्था पेंशन के लिए भटक रहा था, किसी की जमीन पर दबंगों का कब्जा था, कोई सालों से अटकी सरकारी फाइल का बोझ ढो रहा था। और इन सबके बीच मीरा देवी अपनी झोपड़ी के बाहर खाट पर बैठी सिर्फ अपने बेटे को देख रही थी। अब उन्हें किसी से कुछ नहीं चाहिए था। उनके लिए दुनिया की सबसे बड़ी दौलत वही थी जो 15 साल बाद उनके सामने बैठा था। सुबह सुबह आकाश ने अपने सभी अधीनस्थ अधिकारियों को गांव बुला लिया। कोई बहाना नहीं चला। बीडीओ हो, तहसीलदार हो, बिजली विभाग हो या पंचायत सचिव, सबको साफ आदेश था, आज कोई औपचारिकता नहीं होगी। आकाश ने यह कहकर गांव के बीचों बीच चौपाल लगवाई और वहीं बैठ गया। एक एक करके लोग सामने आते गए, अपनी बात कहते गए। लेकिन यह कोई आम सरकारी सुनवाई नहीं थी। हर शिकायत के पीछे आकाश को अपनी मां का चेहरा दिखाई दे रहा था। सबसे पहले बुजुर्ग महिलाओं को बुलाया गया। कई चेहरे ऐसे थे जिनमें मीरा देवी की परछाई दिखती थीं, झुकी कमर, थकी आंखें और सालों का अकेलापन। आकाश ने एक एक की बात सुनी। जिनकी पेंशन अटकी थी उनके कागज उसी वक्त पूरे करवाए गए। जिनके नाम राशन कार्ड में नहीं थे तुरंत जोड़ दिए गए। जिनके घर जर्जर हालत में थे उनके लिए आवास योजना की मंजूरी मौके पर ही दे दी गई। इंजीनियर को साफ निर्देश मिला, 1 हफ्ते में काम शुरू होना चाहिए। रोज की रिपोर्ट सीधे मेरे ऑफिस आएगी। बीच में कोई दलाल नहीं होगा, कोई रिश्वत नहीं चलेगी। और अगर किसी ने 1 भी रुपया मांगा तो सीधी एफआईआर। गांव वाले हैरान थे। उन्होंने अफसर देखे थे, बहुत देखे थे, लेकिन ऐसा अफसर पहली बार देख रहे थे जो फाइलों में नहीं, लोगों की आंखों में देखकर फैसले कर रहा था। इसी बीच एक बूढ़ा आदमी आगे बढ़ा। आवाज कांप रही थी, साहब, मेरी जमीन पर गांव के दबंगों ने कब्जा कर लिया है। थाने गया, तहसील गया, कहीं सुनवाई नहीं हुई। आकाश ने उसी वक्त लेखपाल और तहसीलदार को बुलाया। मौके पर ही पैमाइश करवाई गई। दबंगों को साफ चेतावनी दी गई, शाम तक कब्जा हटाओ, नहीं तो पुलिस कार्रवाई होगी। दोपहर तक काम चलता रहा। धूप तेज हो चुकी थी, लेकिन आकाश अपनी जगह से नहीं उठा। मीरा देवी बार बार पानी लेकर आती, उसके सिर पर हाथ फेरती और कहती, बेटा, थक जाएगा। आकाश मुस्कुराकर जवाब देता, मां, आज अगर थक गया तो समझूंगा कि जिंदगी में पहली बार सही काम कर रहा हूं। दोपहर के बाद इंजीनियर ने आकर बताया कि झोपड़ी की जगह उसी जमीन पर पक्का मकान बनाया जा सकता है। आकाश ने तुरंत कहा, यह मकान सिर्फ ईंट और सीमेंट का नहीं होगा। इसमें इज्जत होगी, सुकून होगा, 2 कमरे, रसोई, शौचालय, बिजली, पानी, सब कुछ। और ये घर सिर्फ मेरी मां का नहीं होगा, ये उस हर मां का प्रतीक होगा जिसने गरीबी में बच्चों को पाला और बदले में अकेलापन पाया। यह सुनते ही मीरा देवी की आंखें भर आईं। उन्होंने कांपते हाथों से बेटे के सिर पर हाथ रखा और बस इतना कहा, बेटा, तू बड़ा आदमी नहीं बना, तू बहुत अच्छा इंसान बन गया है। शाम होते होते पूरे गांव का माहौल बदल चुका था। जब अधिकारी लौटने लगे तो आकाश ने साफ कहा, आज से यह गांव मेरी जिम्मेदारी है। अगर किसी गरीब के साथ अन्याय हुआ तो वो सिर्फ सिस्टम की नहीं, मेरी निजी हार होगी। रात को आकाश और मीरा देवी नए बने अस्थायी टेंट में बैठे।
गांव वालों ने खाना भेजा। मीरा देवी ने अपने हाथों से बेटे को रोटी खिलाई, वही रोटी जिसकी खुशबू आकाश ने 15 साल से महसूस नहीं की थी। मीरा देवी बार बार कहती रही, बेटा अब सब भूल जा, जो होना था हो गया। भगवान ने तुझे इतना बड़ा बनाया है तो जरूर कोई मकसद होगा। उसी रात आकाश ने मां के सामने एक और बात रखी, मां मेरे साथ शहर चलो, सरकारी बंगला, डॉक्टर, दवाइयां, सब सुविधा मिलेगी। मीरा देवी मुस्कुराई, मेरा बेटा जहां है मैं वहीं हूं, लेकिन मेरी जड़ें इसी मिट्टी में हैं। अगर सच में मेरा ख्याल रखना चाहता है तो इस मिट्टी का ख्याल रख, इन लोगों का ख्याल रख, मैं यहीं खुश हूं। आकाश ने मां की बात मान ली, क्योंकि आज पहली बार उसने सीखा था, मां को जीता नहीं जाता, मां को समझा जाता है। अगले कुछ महीनों में गांव में पक्के घर बनकर तैयार हुए। मीरा देवी उसी घर में रहने लगी। बाकी बुजुर्ग महिलाओं को भी योजनाओं का लाभ मिला। स्कूल में बच्चों की संख्या बढ़ी, अस्पताल में दवाइयां आने लगीं, और गांव ने पहली बार महसूस किया कि अफसरशाही का मतलब सिर्फ डर नहीं होता, कभी कभी वह सहारा भी बन सकती है।